हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड ए अनकट। पिछले लेक्चर में हमने BAHS बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट जो नवंबर 2025 को पब्लिश हुई थी उसके बारे में हमने डिटेल में जाना है। ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार फिर से गो थ्रू करिए क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग फेज़ 2 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, वहाँ पे रिसेंट डेटा भी है, आपको वो डेटा ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ होगा। डिस्क्रिप्टिव में कैसे, अगर आपको डेटा वो अच्छा मतलब याद होगा तो आप उसको लिख पाओगे कि लाइफ स्टॉक सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, वो वाली चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो। अभी हम ये वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि पिछले वाले एग्जाम में भी फेज़ 2 में उन्होंने एनुअल रिपोर्ट के ऊपर एक पैराग्राफ दिया था और उसके ऊपर उसने क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस करे थे बराबर। 2 मार्क्स ऐसे 4 मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो जाते हैं ये रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल मोर देन 250 पेजेस, आप 300 पेजेस के आसपास पकड़ लीजिए। लेकिन हम ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि बाकी चीज़ें हैं वो नाबार्ड एम्प्लॉय का स्टाफ वगैरह ये वाली चीज़ें हम क्यों पढ़ेंगे बराबर। हमको तो एग्जाम में देना है ना, एग्जाम में कुछ लिखना है या फिर एग्जाम में आंसर टिक करना है। आप जब नाबार्ड में चले जाओगे तो ठीक है, आपको पता चलेगा उस टाइम पे। ओके, सो ये देखिए, इसका पहला पेज है नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट का। यहाँ पे नाबार्ड का लोगो भी आप देख सकते हो और यहाँ पे देखिए हमेशा ये रूरल इंडिया को दर्शाते हैं। आप यहाँ को देख सकते हो, वेमेन हो गया या फिर कोई सीनियर सिटीजन हो गया या फिर ये SHG मेंबर्स वाले लोग हो गए बराबर, या फिर घर में काम करने वाले, ये छोटे वाले बिजनेस वाले, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह, ऐसी चीज़ है यहाँ पे दिखाई है उन्होंने। सो बेसिकली रूरल इंडिया को दिखाना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं। सो इसी को वो दर्शाता है बराबर। बस दिक्कत ये होती है कि नाबार्ड में लगने के बाद किसी को रूरल पोस्टिंग नहीं चाहिए होती है बराबर। देश को सुधारना है, गांव को सुधारना है, बस हमें गांव में नहीं रहना है। ठीक है, वो अलग बात है, कभी अलग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के टाइम पे। तो देखिए ये ऐसे यहाँ पे देखिए नाबार्ड का लोगो है और यहाँ पे चेयरमैन की तरफ से ये जा रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाबार्ड में डिस्क्रिप्टिव में ना 30 मार्क्स का आपको एक लेटर राइटिंग भी है और लेटर राइटिंग इज़ बेसिकली फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। तो देखिए ये जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, ये कैसे राइट करते हैं ये थोड़ा हम देख लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, रेफरेंस नंबर। ओके, उसके बाद ये क्या है, NB सेक्रेटेरिएट मतलब नाबार्ड सेक्रेटेरिएट, ये उसका आउटवर्ड नंबर है। ठीक है, आउटवर्ड नंबर और इनवर्ड नंबर ये 2 चीज़ें होती है। जब भी बाहर से कोई लेटर कोई ऑफिस में आता है तो इनवर्ड करने के लिए उसको इनवर्ड नंबर दिया जाता है, और जो भी बैंक से बाहर जाएगा ऑफिशियल रिपोर्ट या फिर ऑफिशियल लेटर, तो उसके लिए आउटवर्ड नंबर जनरेट किया जाता है। तो अगर आपको नाबार्ड के एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग में अगर फॉर्मल लेटर लिखना है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मल लेटर ही लिखिए। अगर आप एग्जिस्टिंग बैंक में कोई काम करते हो तो आप इनफॉर्मल लेटर में मत जाइए। ठीक है, आप फॉर्मल लेटर में ही जाइए क्योंकि वही वो देखते हैं। तो फॉर्मल लेटर में लिखने के बाद अगर वो लेटर अगर आपका पर्सनल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आउटवर्ड नंबर डालने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर समझ लीजिए कि लेटर में आया कि आप बैंक में काम कर रहे हो और किसी कस्टमर ने बैंक के अगेंस्ट में सिविल कंज्यूमर कंप्लेंट में कंप्लेंट डाल दिए, तो अभी आपको लेटर लिखना है किसको, तो सिविल वाले ऑफिस वाले को लेटर लिखना है। लेकिन आप खुद लिख रहे हो क्या, नहीं, आप ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक या फिर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच वो लिख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से जो भी लेटर जाएगा ना उसका एक आउटवर्ड नंबर जनरेट होगा, तो आप ये डालिएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाबार्ड सेक्रेटरीट है, यहाँ पे आउटवर्ड नंबर है, फिर ऑब्लिक करके, या देखिए AR1 है, एनुअल रिपोर्ट 1, और उसमें साल ईयर भी है 2025-26 वाला भी। ओके, सो ये क्या है, आउटवर्ड नंबर है। उसके नीचे आप डेट डालोगे कि ये किस तारीख को लेटर जा रहा है, उसके बाद डालोगे आप किसको जा रहा है। तो देखिए पहला लेटर कहाँ पे जा रहा है, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली ऑफिस। ठीक है, तो क्योंकि ये सभी चीज़ें DFS को रिपोर्ट होती है, और उसके बाद इसके ऊपर कौन रेगुलेटरी कंट्रोल करता है, तो वो RBI करता है, तो उसको भी एक रिपोर्ट जाएगी, द गवर्नर RBI सेंट्रल ऑफिस मुंबई, उसका पिन कोड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए लेटर राइटिंग का। देखिए हर चीज़ में हम देख सकते हैं कि हमको क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट पढ़ाएगा तो आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए क्या लिया उसने, रेफरेंस नंबर, आउटवर्ड नंबर, उसके बाद डेट डाली है, किसको लेटर देना है वो भी दिया है बराबर। उसके बाद मेंशन किया है डियर सर। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जेंडर नहीं पता है तो आप वहाँ पे डालिए मैडम, डियर सर। देखिए डियर मैडम नहीं होता है, नहीं तो गलत कर दोगे आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमा वगैरह रखा है क्या, उन्होंने नहीं रखा है। कोई रखते हैं कोई नहीं रखते, कोई ज़रूरत है नहीं। इसके बाद भी कोई कॉमा है क्या,
नहीं है, ठीक है, रखना है तो रख लिए, इसके ऊपर आपके मार्क्स कटने वाले हैं नहीं है, ओके, सिंटैक्स एरर के ऊपर। तो डियर सर, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, बराबर, मतलब कुछ ना कुछ मुझे ट्रांसमिटल का लेटर देना है कि मैं ये पब्लिश कर रहा हूँ करके। तो ये देखिए ऑफिशियल में कैसे होता है, इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 48(5) ऑफ नाबार्ड एक्ट आई ट्रांसमिट हियर विद दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मैं ये वाले डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जैसे अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स ऑफ नाबार्ड एंड 2 कॉपीज ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन वर्किंग ऑफ नेशनल बैंक एंडेड 31 मार्च 2025। उसके बाद योर्स फेथफुली, यहाँ पे सिग्नेचर है और ब्रैकेट में नेम ऑफ द चेयरमैन है, ओके। सो एक ऐसे एक लेटर का फॉर्मेट आपको भी मेंटेन करना है डिस्क्रिप्टिव में। तो ये देखिए लेटर हेड पे होता है ऑब्वियसली ऑल द टाइम। ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम द चेयरमैन नाबार्ड के जो चेयरमैन है श्री शाहजी केवी, उसके ये चीज़ें आप पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है, इसके डिटेल में मैं जाने वाला हूँ नहीं, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वो चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, लेकिन ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि आपको एक भी फील आ जाए कि बेसिकली चेयरमैन लोग क्या लिखते हैं, ये देखना है। तो ये रिपोर्ट में क्या है, कंटेंट। सो एनुअल रिपोर्ट 2024-25, ये पहला चैप्टर क्या बोल रहा है, पहला चैप्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड द इकोनॉमी इन 24-25। तो ये सब्जेक्ट इटसेल्फ बता रहा है पहला वाला चैप्टर कि भाई इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी, इनके बारे में बेसिकली थोड़ा एक कंपैरिजन समझ लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है या फिर कैसे वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उस कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे दी जाएगी। तो ऑब्वियसली जो कुछ इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कॉमन सेंस है। जैसे कि हमारा जीडीपी कैसे ग्रोथ कर रहा है, वर्ल्ड का कैसे कर रहा है, तो वर्ल्ड का जस्टिफाई करने के लिए वो क्या देंगे, किसी की रिपोर्ट दे देंगे, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसका डेटा दिया जाएगा, उसके हिसाब से हमारा वाला डेटा दिया जाएगा कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम अलग अलग सेक्टर में कैसे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, लेकिन ये एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है तो वो एग्रीकल्चर के बारे में बात करेगा, बराबर, क्या चैलेंजेस है वर्ल्ड इकोनॉमी में, कोविड में क्या चैलेंजेस हुए थे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे पड़ेगी। इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन हो गया, या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कैसी है हमारी, करंट अकाउंट सरप्लस में कुछ पैसा है या नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुई या नहीं है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में क्या जानना है। सो ये सब चीज़ें आपको ये वाले चैप्टर में मिलेंगी। तो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इंडियाज रूरल एमएसएमई सेक्टर एंड इंजन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसा समझ लीजिए कि आईबीपीएस ने नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट वो देख रहा है और उसको ऐसे में टॉपिक ही डालना है, तो यही डाल दिया। तो क्या लिखोगे आप, क्या बोल रहा है ये, इंडियाज रूरल एमएसएमई सेक्टर एंड इंजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो समझ लीजिए कि ये ऐसे का टॉपिक है आपका, आपको 40 मार्क्स के लिए आया है, आपको 500 या फिर 400 या फिर 600 वर्ड्स में लिखा है, भाई वो डिपेंड करेगा कि कितना वर्ड लिमिट वो मेंशन कर रहा है। तो समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है, इसके ऊपर आप ऐसे करिएगा और कमेंट में भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा देख लूँगा कि आपने कैसे ऐसे लिखा है लेकिन। तो मैं यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा, ठीक है, कि वर्क फ्लो कैसे होना चाहिए ऐसे बनाने का। तो क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे आए ना, आप थोड़ा 2-3 मिनट उसको ब्रेक डाउन करने में लगाइएगा। आपके पास रफ शीट होती है तो रफ शीट में मेंशन करिएगा कि मुझे कैसे वर्क फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करते देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये ऐसे आया होता और मैं कंप्यूटर के आगे हूँ, कीबोर्ड मेरे सामने है, मेरे पास रफ शीट से, तो मैं कैसे इसको ब्रेक डाउन करता है। क्या बोल रहा है, इंडियाज़ रूरल एमएसएमई सेक्टर, ओके, मतलब मुझे एमएसएमई के बारे में तो पता ही है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे रूरल एमएसएमई के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये कैसे एज एन इंजन काम कर रहा है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बराबर, मतलब रूरल एमएसएमई सेक्टर के हिसाब से इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो रही है, इसको मुझे जस्टिफाई करना है। तो मुझे रूरल एमएसएमई के बारे में कुछ चीज़ें भी मेंशन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ ये भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा, और ये दोनों को मुझे लिंक करना पड़ेगा, बराबर। यही मेरा एक ऐसे का फॉर्डर मटेरियल हो जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए पहले तो मैं एमएसएमई क्या होता है भाई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके बाद एज पर अमेंडमेंट उसकी कुछ डेफिनेशन है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ठीक है, आपको पता होगी। अगर नहीं पता तो ये वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एमएसएमई रिलेटेड फैक्ट्स मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। ये तो मैं वर्कफ्लो में मेंशन कर रहा हूँ, जैसे हमारे देश में कितने नंबर ऑफ एमएसएमईज हैं, उनसे कितना प्रोडक्शन होता है, वो जीवीए या फिर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे देश के कितने लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड है, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट में कुछ सामान जाता है वो एमएसएमई से कितना % से जाता है, बराबर। सो बेसिकली ये अगर डेटा आपको रटा होगा या फिर उसके फैक्ट्स अगर आपको पता होंगे तो आपका एक अच्छा ऐसे बन जाएगा।
उसके बाद एमएसएमई दो तरह की होती है, कोई अर्बन एरियाज़ में हो जाएगी जैसे एमआईडीसी वाला एरिया होगा, कोई रूरल एमएसएमईज हो गए। तो अर्बन एमएसएमई वाले कौन से एरिया कॉन्सेंट्रेट होगी, ये थोड़ा एक दो लाइन में। उसके बाद रूरल एमएसएमई मतलब गाँव में एमएसएमई सेक्टर में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल टिपिकल एमएसएमई जैसे हो गया एग्रो प्रोसेसिंग में कुछ हो जाएगा बराबर, मतलब कोई जैम जेली बना रहा है, कोई दूध से पनीर बना रहा है, कोई दूध से दही बना रहा है, कोई दूध से तूप बना रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें आ गई बराबर, या फिर डेयरी या फिर फिशरी सेक्टर में। सो ये तरह की रूरल एमएसएमई ज़्यादा रूरल एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेट होती है। उनका रोल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, पावर्टी रिडक्शन हो गया, रीजनल डेवलपमेंट भी करना हो गया। देखिए यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव इज नॉट ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, रीजनल इंक्लूजन भी यहाँ पे आ जाएगा, इकोनॉमिक इंक्लूजन भी आ जाएगा बराबर। सो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। सो बेसिकली यही तो चीज़ लिंक करना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, पावर्टी इरेडिकेशन कैसे होगी, रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा बराबर। उसके बाद ये रूरल एमएसएमई वाले कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं बराबर। तो और ये चैलेंजेस को निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या पॉलिसीज़ मेजर्स लिए हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको डालना पड़ेगा, तब आपका ऐसे अच्छा आएगा। तो ये तो वर्क फ्लो के बारे में होगा कि मुझे ऐसे ऐसे मेंटेन करना है फ्लो, लेकिन वर्क फ्लो अच्छा दिखने के लिए मेरे पास कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इंडाइसेस, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तभी अपना ऐसे एक अच्छा स्ट्रांग बनेगा बराबर। अगर मुझे पता ही नहीं है कि एमएसएमई कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एमएसएमई एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या ही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ हमें याद रखनी है। उसके बाद रूरल एमएसएमई होगा, ये एग्रो प्रोसेसिंग क्या होती है, हैंडीक्राफ्ट होती है, डेयरी फिशरी सेक्टर में कैसे कैसे तरह के बिजनेस होते हैं छोटे वाले बराबर, खादी विलेज इंडस्ट्रीज वो कैसे काम करता है, ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं कुछ वहाँ पे लिख सकूँगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे रोल प्ले करेगा, जैसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है एमएसएमई, अगर मुझे पता है कि चैलेंजेस पे ऊपर लिखना है, लेकिन कौन से चैलेंजेस, सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंजेस है, क्रेडिट वाला कि उनको लोन नहीं मिलता। लोन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास कोलैटरल में कुछ रखने के लिए होता नहीं, गोल्ड वाली चीज़ें होती है लेकिन वो भी कम होती है, तो सीजीएमएसई वाली चीज़ है क्या वगैरह वगैरह, ये चीज़ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये तो क्रेडिट वाला चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज हो जाएगा कि स्किलिंग गैप है, मतलब गाँव के लोग हैं उनको स्किल्स है ही नहीं है, उनको पता है कि ये चीज़ से ऐसा होता है लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस वाली चीज़ें उनको पता होती नहीं है। तो स्किल गैप करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना बराबर। उसके साथ साथ जो कुछ चैलेंजेस हो गए, स्किल गैप हो गया, टेक्नोलॉजी वाले गैप हो गए, क्रेडिट वाले हो गए, तो ये कैसे मीट किए जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, स्किल देने के लिए स्किल इंडिया मिशन हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बराबर, ये सब चीज़ें हैं, मेक इन इंडिया वगैरह, ये आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। अभी पीएम विश्वकर्मा योजना आ गई, ठीक है। सो ये सब चीज़ों से मिलके आपका एक अच्छा एसे बनेगा, ठीक है। लेकिन एसे के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स, फैक्ट्स पॉइंट चाहिए, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो आप इसके ऊपर एक एसे प्रिपेयर करिए, ओके। थर्ड चैप्टर रहेगा इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल टुमारो। इसके ऊपर भी अगर ऐसे आ सकता है, बताइए अगर फॉर एग्जांपल उसने बोला कि चलो इसके ऊपर ऐसे लिखो, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल टुमारो, क्या लिखोगे आप। तो इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है किसमें, सस्टेनेबल फ्यूचर में, सस्टेनेबल टुमारो में। तो भाई कल आबाद रहे इसके लिए आज तो अच्छा रहना चाहिए। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं एट ए रीजनल लेवल, लोकल लेवल, नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल बराबर। यहाँ पे आपको पूरे वो जो कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ है ये भी आप डाल सकते हो। उसके साथ साथ कैसे इन्वेस्ट किया जाए बराबर, जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडस्ट्रीज हो गए, एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स हो गई। सो ये सब थॉट प्रोसेस आपको डालना है। जितना आप अच्छा सोचोगे उतना आपका अच्छा ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये बेसिकली मैं बोला हूँ आपको कि एग्ज़ाम ये मेमोरी का एग्ज़ाम है, जिसकी अच्छी मेमोरी है वो अच्छे तरह से ये लिख पाएगा। उसके बाद ये वाला चैप्टर इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ये भी देखेंगे। या देखिए स्ट्रेंथनिंग रूरल एमएसएमई सेक्टर्स, यहाँ भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये वाली चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप ये रिपोर्ट पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, मतलब मैं तो आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें इनहेरिट करना है हमको, ताकि हम अच्छे से आंसर राइट कर सकेंगे। तो आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत होगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपके भी कुछ इनपुट्स वहाँ पे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा हमारा कि फाइनेंसिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे आपको पता है कि पीएसएल में अगर कुछ नहीं टारगेट मीट हो रहा है तो वो पैसा आरआईडीएफ में जाता है बराबर। ये तो चीज़ें पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो मेरा पीएसएल का पहला लेक्चर ये
क्रैश कोर्स का, बराबर। तो वो देख लेना, आपको PSL सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, मास्टर ड्यूरेशंस RBI के। और मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये वाले एग्जाम के लिए। सो लेक्चर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी RIDF को क्या हो गया भाई, 30 साल हो गए हैं, क्योंकि ये फंड है 1996 को लॉन्च किया था, अभी चल रहा है 2025। तो जब अब ऐसे 30 साल लॉन्च होते हैं ना, 30 साल किसी को होते हैं, 20 ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो RIDF क्या है, रूरल इंफ्रा प्रमोशन फंड क्या है, लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड हो गया, माइक्रो इरीगेशन फंड हो गया, बराबर, ये बजट में बने थे नए नए। उसके बाद नीडा है, नाबार्ड इंफ्रा डेवलपमेंट असिस्टेंस। पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर देखिए, आपको नाबार्ड में फेज 2 में क्वेश्चन पूछा था उसने, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्रेडिट प्लानिंग और डिलीवरी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी हमको देखना है। नाबार्ड का सुपरविजन, ये चीज़ें इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, 7वें चैप्टर से लेकर। फिर भी थोड़ा हम देखेंगे रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे एम्पावर किया जाता है। अभी ये गांव की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है, आपको पता है कि PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके ऊपर होता है फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, बराबर। आपको P कार्ड भी पता होगा, आपको S कार्ड भी पता होगा, ठीक है। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होते हैं, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे उन्होंने मेंशन करी है। उसके बाद ये जो चैप्टर से चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये नाबार्ड अपने स्टाफ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो जो कुछ एग्जाम रिलेवेंट है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1। क्या है चैप्टर 1 का टाइटल हमारा, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इकोनॉमी इन 2024-25। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ग्लोबल मैक्रो फाइनेंशियल कंडीशंस, उसके बाद डोमेस्टिक कंडीशंस या डेवलपमेंट, रोबस्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर बूस्टेड रूरल इंडिया, रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन बॉइंट वगैरह बल रहे हैं वो, और मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। और ये हमको देखना है अपेंडिक्स टू चैप्टर 1, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का पहला लेक्चर है नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट का पहला पार्ट। उसके बाद धीरे धीरे जो चैप्टर्स हैं हम धीरे धीरे नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही अगर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो जो मैंने चीज़ हाईलाइट की है बस वही पढ़नी है। तो ये ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बोल रहा है, मतलब ग्लोबली क्या चल रहा था इकोनॉमी में। तो इन 2025 एज पर असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो उसने अप्रैल 2025 में लॉन्च करी थी। वो बोल रहा था कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, ग्लोबल ग्रोथ है, वो कितना था, 2.8% था। तो इसको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल ग्रोथ 31 मार्च 2025 तक एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कितना था, तो 2.8% था। इसके हिसाब से तो हम अच्छे थे, यही नीचे बोल रहा है वो। ये देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो जो वर्ल्ड आउटपुट था वो 2.8% था 2025 को, लेकिन पिछले साल 3.3% था, उसके पिछले साल भी 3.3% था। सो इसका मतलब है कि ये जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। जैसे कि हमारी GDP ग्रोथ कितना है, 6.5% थी FY 2025 में, लेकिन उसके पहले वो थी 9.2% में। हम भी डिसलर हुए, फिर भी इंडिया स्टिल रिमेन एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें आप ऐसे में भी कर सकते हो। अगर आपको पूछा पैराडॉक्स के बारे में कि एक तरह हम इंडिया इज़ बिकमिंग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम हो गया, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हो गए रूरल एरिया वाले खास करके, ये अभी भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट उतना अच्छा हुआ नहीं है। तो आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो ना कि वर्ल्ड इकोनॉमी ये इतने तरीके से ग्रो हो रही है, हम इतने तरीके से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन स्टिल वी आर द फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वगैरह, ऐसे आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है आपको। तो ठीक है, 2 डेटा याद रखना है। पहला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक का ग्रोथ कितना था, 2.8%, और हमारी GDP कितना था, 6.5%। ओके, ये डेटा हो गया। अभी नेक्स्ट डेटा हमको याद रखना है कि इंडिया की एक्सटर्नल बैलेंस पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बराबर। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली चीज़ आपको पता होगी, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट वाली हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, ये वाली चीज़ें आती हैं। तो जो इंडियाज एक्सटर्नल बैलेंस पोजीशन है, इट रिमेन साउंड बोल रहा है। ओके, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था हमारा, तो ये था 23.3 बिलियन, इसको याद रखिएगा, 23.3 बिलियन $, जो था 0.6% ऑफ GDP। इसको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछेगा आपको। सो 2025 तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था, 0.6% ऑफ GDP। अगर नंबर में बोले तो $23.3 बिलियन था इन FY 25, विच वॉज लोअर दैन 0.7% ऑफ GDP इन FY 2024। सो उसके पिछले साल कितना था, 0.7% ऑफ GDP था, अभी ये कम हो गया 0.6% हो गया। मतलब हमारा डेफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये किसके वजह से हो गया, तो हायर सर्विस एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस इनफ्लो हेल्प इन कंटेनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर। मतलब हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बाहर चला गया, जैसे IT वाली सर्विस हो गई, बराबर। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब डॉलर हमारे यहाँ पे आ रहा है, और रेमिटेंस है, ये भी इनफ्लो आ रहा है, मतलब डॉलर हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो इसके वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो गया। ओके,
सो ये भी आपको पूछ सकता है कि जो 0.7 से लेकर 0.6% जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था, तो इसका हायर सर्विस एक्सपोर्ट का, उसके बाद रेमिटेंस इनफ्लो का। ओके यही चीज़ें नीचे दी गई है कि जीडीपी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 2025 में कितना है 6.5% इंडिया का, उसके पहले कितना था 9.2%, मतलब ऐसा ये थोड़ा कम हुआ है। ग्राफ देखे जाए तो फॉर एग्जांपल एकदम ये डीप, ये बढ़ गया कम हो गया बढ़ गया कम हो गया, ऐसा ग्राफ है यहाँ पे। उसके साथ साथ सी पे इन्फ्लेशन कितना था हमारा पिछले साल, तो याद रखना है 4.6%। हमारा टारगेट क्या है 2 to 6%, या फिर उसको बोलो 4% ±2 एज पर मॉनेटरी पॉलिसी, बराबर है कि नहीं टारगेट, तो वो बराबर अपन विद इन टारगेट में है। सो FY25 में 4.6%। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी हमने देख लिया कि कितना है 0.6% ऑफ जीडीपी। ये डेफिसिट इसलिए माइनस में, ओके 0.6% ऑफ जीडीपी, पहले था 0.7% ऑफ जीडीपी, अब ये कम हो रहा है, ये जो अच्छी चीज़ है। उसके बाद ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, तो बजट ने इस बार क्या बोला है, हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 4.4% ऑफ जीडीपी होगा, लेकिन जब रिवाइज एस्टिमेट देखेंगे तो वो 4.7 था पिछले साल, अभी इसी को कम करना है 4.4%। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की बोरोविंग, बराबर, मतलब वो बोरोविंग कम करना चाहती है, कम खर्चा करना चाहती है, जो कि अच्छी चीज़ है। फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी इज बजटेड टू डिक्लाइन टू 4.4% ऑफ जीडीपी, तो ये भी नंबर याद रखना है 4.4% ऑफ जीडीपी। वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कितना है 11.2 लाख करोड़, दैट इज 10% हायर दैन द रिवाइज एस्टीमेट। ओके उसके बाद देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज रजिस्टर अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो है 4.6% इन FY25। ये ग्रोथ कैसे हुई, इट वॉज एडेड बाय रोबस्ट पिकअप इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ फूड ग्रेन एंड हॉर्टिकल्चर आउटपुट, ठीक है, तो फूड ग्रेन के वजह से और हॉर्टिकल्चर आउटपुट के वजह से ये जो ग्रोथ है 4.6% हुई है, इसका ये मानना है, मतलब इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फूड ग्रेन और हॉर्टिकल्चर का। तो डीप में जाने से वो ये भी पूछ सकता है किसकी वजह से हो रहा है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर आउटपुट प्रोडक्शन, इसके वजह से ग्रोथ कितना मिल रहा है एग्रीकल्चर में, तो 4.6%, ठीक है। सो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये खरीफ रबी का याद मत रखिए, याद भी करोगे तो शायद वो एंड ऑफ द डे आप भूल जाओगे। सो जो चीज़ें याद करना है वो कम करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट करिए। आप ऐसे में या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ मेंशन कर सकते हो। ओके सो ये देखिए, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 5 है, बराबर, और ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पेज नंबर 13। सो इसका मतलब बीच वाले जो इररिलेवेंट पेजेस थे वो मैंने हटा दिए हैं। सो जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा यही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके सो अभी चालू करते हैं हम अपेंडिक्स टू चैप्टर 1। क्या बोल रहा है, एक टेबल दिया है उसने, ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस इन द फार्म सेक्टर। इसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर पूछेंगे कि एनलिस्ट 5 ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस इन फार्म सेक्टर, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो रिपोर्ट में दिए ही है ना कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं फार्म सेक्टर में। तो एज पर रिपोर्ट पहला चेंज किया है उन्होंने, जिसका नाम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम में कुछ चेंजेस किए हैं। तो क्या चेंजेस किए हैं ये हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या होती है, देखिए नाम में लिखा है मार्केट में वो इंटरवीन कर रही है। कौन कर रही है, तो गवर्नमेंट कर रही है। क्यों करना पड़ता है इंटरवीन, पहली बात तो देख लीजिए कि टोमेटो हो गया, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, या फिर कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कुछ भी पेरिशेबल्स है, इसकी कुछ वैलिडिटी होती है, बराबर। तो जब भी सप्लाई डिमांड का मिसमैच हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनके दाम बढ़ जाएंगे। अगर ये उल्टा हुआ तो दाम कम हो जाएंगे, बराबर। दाम कम होंगे फिर भी दिक्कत है, और दाम बढ़ेंगे फिर भी दिक्कत है। दाम अगर बढ़ रहे हैं तो वो किसको दिक्कत है, कंज्यूमर को दिक्कत है, और दाम कम हो रहे हैं तो वो दिक्कत होगी किसको, फार्मर्स को होगी। मतलब समझ लीजिए कि कोई भी टोमेटो, ऑनियन या फिर पोटैटो उगाने के लिए फार्मर का अगर 10 रुपये खर्चा आता होगा, लेकिन उसको किसी कारणवश डिस्ट्रेस सेल करना पड़ रहा है, मतलब वो 10 रुपया उसने बेसिकली क्या बोलते हैं इनपुट दे दिया, लेकिन उसको बेचना पड़ रहा है 8 रुपये में, तो उसका तो नुकसानी का धंधा है ना ये 2 रुपये का, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी अभी, इसीलिए बोला ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। या फिर दूसरा उसका कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसलिए उसको दिया है MIS एंड PSS। पहले तो इसका लॉन्ग फॉर्म याद रख लेना, ठीक है, MIS PSS। तो मैंने बोला कि जो 10 रुपये में, मतलब जब 10 रुपये लगे हैं इनपुट कॉस्ट, अभी वो 8 रुपये में बेच रही है, तो 10 रुपये का उसको बेसिकली 20 रुपये या फिर 15 रुपये में बेचना चाहिए, बराबर है, लेकिन वो बेच रहा है 8 रुपये में। तो 15 - 8 कितना होता है, 7 रुपया होता है। तो ये जो प्राइस है उसका वो सपोर्ट देगी गवर्नमेंट, ठीक है। ये मार्केट इंटरवेंशन में क्या करती है गवर्नमेंट, अगर सप्लाई बढ़ रहा है, बराबर, डिमांड उतनी नहीं है, तो फार्मर को वो डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा, तो वो फार्मर के अकाउंट में पैसा डालेगी। या फिर उल्टा,
अगर सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है तो कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट अपने गोडाउन से लेकर ये जो पेरिशेबल्स है ये मार्केट में इंटरवेन करेगी, मतलब वो मार्केट में सप्लाई बढ़ाएगी ताकि वो डिमांड सप्लाई वाला जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए करके। तो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, मैं भी ये पढ़ता हूँ आपके साथ। ओके, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू कंपोनेंट ऑफ प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट अंडर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2025 सीजन फॉर अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन मार्केट इंटरवेंशन प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस टू द फार्मर्स ऑफ ए पेरिशेबल क्रॉप्स। क्या बोल रहा है कि मार्केट इंटरवेंशन प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो किसको देगा, वो फार्मर के अकाउंट में देगा डायरेक्टली। अगर समझ लीजिए मार्केट इंटरवेंशन 10 रुपये है और सेलिंग प्राइस उसको 7 रुपये करना पड़ेगा, तो 30 रुपये का जो नुकसान हुआ है वो फार्मर को गवर्नमेंट देगी, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाला न्यू कंपोनेंट ऐड किया जिसका प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट, भावांतर भुगतान योजना आपको पता होगी पीएम आशा के अंतर्गत, ये उसका ही कंपोनेंट है। ओके, इसको डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। States and UTs have an option to choose either the physical procurement of the crop or to make differential payment between MIP and sell price to the farmers। मतलब अभी राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये देखिए जो डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं फार्मर्स, टोमेटो हो गया, अनियन हो गया या फिर पोटैटो हो गया, मतलब जो प्राइस में वो बेचना चाहिए था वो नहीं बेच रहा है, वो समझ लीजिए कि 10 रुपये फॉर एग्जाम्पल बेचना चाहिए था, वो 7 रुपये में बेच रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खुद कर देगी। इसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रॉप। या डिफरेंस जो कुछ आता है वो वाला पेमेंट फार्मर को देगी, देखिए टू द फार्मर्स। तो ये वाले दो चीज़ें इस स्कीम के अंतर्गत है, बराबर, मतलब फार्मर का नुकसान नहीं होना चाहिए। दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट फार्मर्स ऑफ ए पेरिशेबल क्रॉप्स फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेस सेल इन द इवेंट ऑफ ए बम्पर क्रॉप ड्यूरिंग द पीक अराइवल पीरियड व्हेन द प्राइसेस टेंड टू फॉल बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 10 रुपये है, उसके बिलो प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, 9 रुपया 8 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो वो प्राइस डिफरेंस उसको वापस करेगी। एडिशनली अ न्यू फीचर हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर MIS टू रीइम्बर्स मतलब पैसे वापस करना सेंट्रल नोडल एजेंसीज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो क्रॉप्स व्हेन मूव फ्रॉम सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट टू कंज्यूमर मार्केट। इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट है, यहाँ पे देखिए आप नासिक के पास लासनगांव है, वहाँ पे अनियन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, तो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत होगी नहीं सप्लाई की। लेकिन समझ लीजिए कि जो पास वाला राज्य है गुजरात, यहाँ पे अनियन का शॉर्टेज आ गया, तो महाराष्ट्र से गुजरात में वो मूव करना पड़ेगा, बराबर। उसके लिए महाराष्ट्र में स्टोर भी करना पड़ेगा और उस गुजरात में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट लगेगा, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये जो चीज़ें सेंट्रल नोडल एजेंसीज करेगी, FCI हो गया, नाफेड हो गया, ये वाली चीज़ें जो करेगी ना, इसको पैसा देगा कौन, देगा गवर्नमेंट देगा। तो ये नया कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, सो यही चीज़ें हम डिटेल में थोड़ा नीचे पढ़ते हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम तो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। इट सपोर्ट्स पेरिशेबल क्रॉप्स, बेसिकली पेरिशेबल क्रॉप से फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गए, मसाले भी है यहाँ पे, दैट आर नॉट कवर्ड अंडर MSP। क्योंकि पैडी वीट क्या होता है, MSP में कवर होता है, हमने MSP के ऊपर लेक्चर देखा था, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो MSP के अंतर्गत जो पेरिशेबल क्रॉप कवर नहीं है उसको कवर करता है MIS वाली स्कीम। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ PM आशा। PM आशा क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, अन्नदाता मतलब फार्मर, आय मतलब इनकम, मतलब फार्मर की इनकम, अन्नदाता है संरक्षा, उसकी संरक्षा करना, सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना, उसी का ही एक अभियान है। ठीक है, ये तो वही चीज़ होगी ना भावांतर भुगतान योजना वाली, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उसका 10 रुपये, लेकिन उसको बेचना पड़ रहा है 8 रुपये में, तो जो कुछ डिफरेंस होगा 2 रुपये का वो फार्मर को मिलेगा, तो वो इसी का कंपोनेंट है। MIS इज एक्टिवेटेड ओनली इफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ओनली इफ मार्केट प्राइजेस फॉल बाय एटलीस्ट 10% फ्रॉम द प्रीवियस नॉर्मल ईयर। मतलब पिछ वाला जो नॉर्मल ईयर था, ये देखिए, ये नॉर्मल ईयर मतलब क्या होता है, मानसून के हिसाब से होता है, ये जोग्राफिकल टर्म है। सो पिछले नॉर्मल ईयर से अगर 10% प्राइस में गिरावट हुई है, एटलीस्ट मतलब 10% हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, मतलब 10 के ऊपर परसेंट में गिरावट हो गई है, तो ही ये एक्टिवेट की जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा आपको 10%, 20%, 30% के ऊपर ऑब्जेक्टिव में, या फिर डिस्ट्रिक्ट में पूछेगा आपको डायरेक्टली MIS क्या है करके, तो आपको लिखते आना चाहिए। सो MIS इज एक्टिवेटेड ओनली इफ मार्केट प्राइजेस फॉल एटलीस्ट 10% फ्रॉम द प्रीवियस नॉर्मल ईयर। उसके बाद कवरेज लिमिट फॉर प्रोक्योरमेंट, मैंने बोला था ना, इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो कि जो डिस्ट्रेस सेल में फार्मर बेच रहे हैं वो खुद ही खरीदे अच्छे खासे प्राइस पे, या फिर रीइंबर्स कर दे, या फिर उसको फार्मर को DBT में पैसा दे दे। तो प्रोक्योरमेंट का कितना कवरेज है, कवरेज लिमिट फॉर प्रोक्योरमेंट रेज्ड फ्रॉम 20% टू 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। समझ लीजिए कि टमाटो अनियन का प्रोडक्शन अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 टन हो गया है,
तो इसका पहले 20 मतलब 200 टन 20%, 200 टन पहले वो खरीदा कर सकती थी, अभी उसको बढ़ा के 250 टन कर दिया है। मतलब उसकी जो लिमिट है कवरेज वाली वो 25% कर दी गई। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि 20% से वो कितना किया गया है, या फिर कितने किया, मतलब पहले कितना था अभी 20% किया करके। सो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन वाली, और NCCF नेशनल कोऑपरेटिव वाली। सो दे विल रीइंबर्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर TOP क्रॉप्स। मैंने आपको बोला ना कि महाराष्ट्र में लासनगांव नाशिक में भाई कांदा अच्छे से उत्पादित होता है, उसको स्टोर करना है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना है गुजरात में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई की कमी है। तो ये जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये कौन वापस कर रहा है? नाफेड और NCCF। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एडहॉक स्कीम है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका कुछ टेन्योर होता है करके कि ये साल से वो साल तक वो चलेगी। मैंने बोला ना ये एक्टिवेट होती कब? जब प्राइसेस 10% से नीचे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी दिक्कत ही है। आप देखो यार, अगर 5% से भी फॉल हो रहा है फिर भी एक्टिवेट नहीं होगी, मिनिमम 10% चाहिए। सो इसलिए इट इज़ एन एडहॉक स्कीम। एडहॉक मतलब यही होता है कि टाइम पे वाला। यहाँ पे स्टेट सेंटर कॉस्ट शेयरिंग होती है 50-50 नॉर्मल स्टेट में, और हिमालयन स्टेट हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए तो वहाँ पे 75-25 होती है। DBT ऑप्शन भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि स्टेट्स कैन नाउ पे फार्मर्स डायरेक्टली। क्या पे करेंगे? जो डिफरेंस था, मतलब मार्केट इंटरवेंशन प्राइस जो थी और सेलिंग प्राइस थी, तो ये जो डिफरेंस था वो डायरेक्टली DBT किया जाएगा फार्मर्स को। तो ये हो गया मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। ओके, समझ में आ गई। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्कीम, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। नाम में लिखा है देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट में छूट, इंटरेस्ट में माफ़ी। समझ लीजिए कि मैं फार्मर हूँ और मैं कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक में चले जाता हूँ, जैसे विदर्भ ग्रामीण बैंक पकड़ लीजिए, अभी वो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बन गई है। अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं वहाँ से क्रॉप लोन लेता हूँ तो वो बोलेगा कि मेरे को 9% मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी रुको, मैं तुमको इंटरेस्ट सबवेंशन दूंगा, मतलब 9% से मैं उसको 1.5 से कम करूंगा। मतलब फार्मर को इफेक्टिवली कितना पड़ रहा है? तो वो पड़ रहा है 7.5%। ओके, तो ये जो 1.5% की छूट दी गई है इसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट सबवेंशन। पहले ये 2% था इंटरेस्ट सबवेंशन, अभी कम करके 1.5% कम कर दिया है। लेकिन यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ है कि मुझे कितने में लोन मिल रहा था? पहले 9% में मिल रहा था, अभी 1.5 का सबवेंशन दे रही है सरकार, मतलब मुझे कितने मिलेगा? 7.5 में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी से रीपे कर रहा हूँ, हर महीने बराबर इंस्टॉलमेंट चुका रहा हूँ, या फिर यहाँ पे क्रॉप साइकिल समझ लीजिए, तो मुझे 4% का और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सॉरी 3% का और मिलेगा। तो मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है? यहाँ पे 4.5 पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 3% PRI। PRI मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, ठीक है। प्रॉम्प्ट मतलब बराबर वो टाइम टू टाइम ईमानदारी से रीपे कर रहा है, तो इसके लिए हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे फार्मर को, बराबर। तो ये भी जो 3% का नुकसान हुआ है बैंक को या फिर 1% का नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट देती है बैंक को, ठीक है। मतलब एंड यूज़र हमारा जो फार्मर है उसको कम इंटरेस्ट में लोन मिले, इसलिए। तो यही वाली स्कीम है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसको मॉडिफाइड क्यों बोला गया है? क्योंकि एज ए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ये 2006-07 को लॉन्च करी गई थी। इट वॉज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसको RBI और नाबार्ड ने मिलकर लॉन्च करा गया था। फिर इसमें जो कुछ चेंजेस हो गए इसलिए वो मॉडिफाइड की गई 2016 से लेकर। तो क्या था? समझ लीजिए कि मैंने बोला कि 1.5 का सबवेंशन मिलता है, अगर आपको 7% में मिल रहा है, अगर आप ईमानदारी से पे कर रहे हो तो आपको इफेक्टिवली 4% मिलने वाला है। ओके, पढ़ लेते हैं। अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम द लिमिट ऑफ द सब्सिडाइज KCC लोन मतलब किसान क्रेडिट कार्ड लोन दे हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख, ठीक है। ये वाला याद रखना। पहले ये 3 लाख हुआ करता था, अभी ये क्या हुआ है? 5 लाख तक का लोन मिलेगा। क्या मिलेगा? किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, वहाँ पे लिमिट होती है ना 1 लाख की, 2 लाख की, आप पैसे निकालो, आप पैसे डाल दो। फॉर एग्जांपल वो टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट कितना लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 तारीख के पैसे निकाल लिए, लेकिन मैं 15 तारीख को पैसे डाल रहा हूँ, तो मुझे 5-6 दिन का इंटरेस्ट ही लगेगा वहाँ पे। तो वैसी ये चीज़ होती है, ठीक है। तो पहले 3 लाख हुआ करती थी, अभी ये बढ़ा के 5 लाख कर दिया। ओके, उसके बाद इसी में कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया। पहले ये 1.6 लाख था, अभी इसको 2 लाख पर बोरोर कर दिया, ठीक है। कि मतलब 2 लाख तक का अगर KCC लिमिट चाहिए तो वो कोलैटरल फ्री रहेगा, और उसके ऊपर चाहिए तो कुछ ना कुछ कोलैटरल मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो गिरवी रखना है मतलब एग्रीकल्चर लैंड गिरवी रख सकता है क्या? वो नहीं, ठीक है भाई। याद रखना कि एग्रीकल्चर लैंड को गिरवी नहीं रखा जाता है कभी भी। वो उसके पास अगर गोल्ड होता है या फिर कुछ कार होती है, कुछ ट्रैक्टर होता है, कुछ भी होता है, वो चीज़ें वो गिरवी रख सकता है। ओके, सो याद रखना 3 लाख से 5 लाख बढ़ा गई है, लेकिन कोलैटरल फ्री जो थे लिमिट वो 1.6 से लेकर 2 लाख पर बोरोर बढ़ा गई है।
दीज चेंजेस शाल स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा. इट विल सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट विल फॉस्टर क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ अलाइनिंग विद द गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म विजन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये भी है, इंटरेस्ट रिलीफ भी दिया जाता है अप टू 1 ईयर ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज. अगर कहीं फ्लड आ गया, कहीं सुनामी आ गया, बराबर, कहीं साइक्लोन आ गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खराब हो जाएगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट रिलीफ भी दिया जाता है अप टू 1 ईयर. तो ये चीज़ हो गई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के ऊपर. ठीक है, आपको और डिटेल में जानना है तो आप पीआईबी में या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो बता दी है. उसके बाद ये वाली भी इनिशिएटिव लॉन्च की. हम क्या पढ़ रहे हैं पहले देख लो. ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस इन फार्म सेक्टर, क्या क्या किए हैं. उसके बाद है नमो ड्रोन दीदी. ड्रोन दीदी, दीदी मतलब क्या होता है अभी, महिला, विमेन. कौन सी महिला, तो एसएचजी वाली, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली विमेन. इनको क्या मिल रहा है, लोन मिलेगा. किसके लिए लोन मिलेगा, तो ड्रोन खरीदने के लिए लोन मिलेगा. ओके, उसी की ये स्कीम है. सो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द विमेन एसएचजीज विद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस एट 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन. समझ लीजिए कि 10 लाख का ड्रोन है, तो 10 लाख का 80% कितना होगा, 8 लाख. तो 8 लाख तक का सरकार आपको सपोर्ट करेगी, बराबर. 8 लाख तक का लोन देगी. अभी ऊपर के जो 2 लाख है वो कैसे लाना है ये देखते हैं हम नीचे. सो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू विमेन एसएचजीज विद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस एट 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन एंड एक्सेसरीज प्रोवाइडेड मैक्सिमम 18 लाख. ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि 12 लाख का अगर ड्रोन है, उसका अगर आप 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो 10.8 लाख होगा ना. तो इतना नहीं मिलेगा लोन, आपको 8 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम, ये बोल रहा है ये. ठीक है, सो आइदर 80% ऑफ द ड्रोन और मैक्सिमम 8 लाख. सो विच एवर इज लोअर, ये रहेगा. तो जो ऊपर का पैसा है वो कौन भरेगा, तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF ऑफ द एसएचजीज मे रेज द बैलेंस अमाउंट. ठीक है, एज लोन अंडर द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. मतलब जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला भाग है उसके लिए भी वो लोन ले सकते हैं, लेकिन अंडर डिफरेंट स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत. और उसमें उसको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा. ये ड्रोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट सबवेंशन है, 3%. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सो इंटरेस्ट सबवेंशन एट 3% ऑन द AIF लोन विल बी प्रोवाइडेड टू द CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशंस. ठीक है, ये होगा ड्रोन दीदी प्रोग्राम. उसके बाद है हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. मतलब अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कुछ एक्टिविटीज़ है, क्रॉप वाले पैटर्न्स हो गया कि वो क्रॉप वाले फॉर एग्जांपल जो कुछ मानसून रिलेटेड चीज़ें अपडेट में चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग चाहिए, सो ये सब चीज़ों को डिजिटलाइज एग्रीकल्चर किया जाएगा. नंबर ऑफ फार्मर्स हो गया, नेम ऑफ द फार्मर्स हो गया. ठीक है, किस फार्मर के पास कितनी लैंड होल्डिंग है, वो अपने लैंड में क्या उगाता है, बराबर है, क्या मतलब क्या सीज़न है, रबी सीज़न हो गया, खरीफ सीज़न हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिजिटलाइज की जाएगी. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए एक मिशन है जिसका नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. ये कब लॉन्च करा गया था, इसका पहला क्वेश्चन बनता है ये वाला, तो सितंबर 2024 में लॉन्च करी गई थी. पढ़ते हैं. गवर्नमेंट अप्रूव डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विद टोटल एलोकेशन ऑफ 2817 करोड़. ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2817 करोड़. ठीक है, टू बिल्ड रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. तो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है इसका काम. एनेबलिंग टाइमली एक्सेस टू एक्यूरेट क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का टाइमली एक्सेस होना चाहिए. एंड फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर सेंट्रिक डिजिटल इनोवेशन. द मिशन एम्स टू डेवलप DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर में क्या रहेगा, तो रहेगा एग्री स्टैक. ठीक है, उसके बाद रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड कंप्रहेंसिव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप. ठीक है, अभी एग्री स्टैक क्या रहेगा, पहले तो ये 3 चीज़ें याद रखो कि एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा रेडी करना है. मतलब क्या करना है, एग्री स्टैक बनाना है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना है और सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप बनाना. ये 3 चीज़ें. एग्री स्टैक DPI इज बिल्ट अपॉन 3 कोर रजिस्ट्रीज. तो एग्री स्टैक मतलब क्या होता है, स्टैक मतलब क्या होता है, एक डेटा रजिस्टर हो गया. ठीक है, इट इज़ मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरेटरीज. तो क्या रहेगा एग्री स्टैक में, पहला तो जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप रहेगा. ठीक है, कोई गांव के मैप्स, मतलब सभी गांव के मैप्स रहेंगे. ठीक है, कि ये ऐसा ऐसा गांव है, ऐसे ऐसे यहाँ पे खेती है, ऐसा मैप. उसके बाद उस खेती में क्या बोया जाता है, तो क्रॉप सोन रजिस्ट्री रहेगी एक, कि ये वाले विलेज में ये चीज़ें फॉर एग्जाम्पल सोन करी जाती हैं. उसके साथ साथ फार्मर की रजिस्ट्री भी मेंटेन की जाएगी. ठीक है, नेम ऑफ द फार्मर, उसके पास कितनी लैंड होल्डिंग है, बराबर, वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें. तो इसको बोलेंगे हम एग्री स्टैक. उसके बाद ये क्या है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, मतलब अगर एग्रीकल्चर करना है तो उसको मतलब हेल्पफुल या फिर प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके लिए वो सपोर्ट करेंगे. और उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप, ये भी क्रिएट किया जाएगा कि कौन सी सॉइल कितनी फर्टाइल है. जैसे गंगा बेसिन वाली प्लेन होगी वो ज़्यादा फर्टाइल होगी, काइंड ऑफ ए थिंग.
एज ए पार्ट ऑफ द मिशंस गोल गवर्नमेंट एम्स टू जनरेट फार्मर आईडी, फार्मर की आईडी भी बनेगी ऑफ 11 करोड़ फार्मर्स। ठीक है, 11 करोड़ क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के बारे में बात करते हैं जो नॉर्मली 86 to 87% ऑफ टोटल फार्मर्स है, और ये है नंबर 11 CR के आसपास। पीएम किसान के अंतर्गत इनको ही पैसा मिलता है। सो गवर्नमेंट एम्स टू जनरेट फार्मर आईडी फॉर 11 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री बाय FY 27। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने करोड़ का डिजिटल आईडी बनाना है और कब तक बनाना है। ओके, सो ये चीज़ हो गई डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डैम। उसके बाद एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज, एग्री श्योर। ठीक है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंज लाया गया है। तो क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। ये देखिए क्या है? एग्रीकल्चर फंड है। किसके लिए फंड? स्टार्टअप्स के लिए, उसके साथ साथ रूरल एंटरप्राइज मतलब गांव वाले जो उपक्रम होते हैं उसके लिए। इसका नाम है एग्री श्योर। तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस क्या है, तो वो है एग्री श्योर, ऑप्शन में रहेगा आपको। सो एग्री श्योर कितने करोड़ का फंड है? ये तो 750 करोड़ का फंड है। ये कौन सा फंड है? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। अभी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, हेज फंड क्या होता है, इसके डिटेल में हम यहाँ पे जाने वाले हैं नहीं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऐसे कुछ होते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो 750 करोड़ का फंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से 250, 250 और 250 ऐसा है। ठीक है, 750 इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी मल्टीप्लाई बाय 3 वाले ये कौन है? तो 250 कहाँ से आ जाएंगे? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेल से। दूसरे 250 कहाँ से आएंगे? नाबार्ड से। और उसके बाद जो बाकी 250 वो कहाँ से आएंगे? फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो ये कौन मैनेज करेगा फंड? ये करेगा नाबार्ड की सब्सिडी जिसका नाम है नाब वेंचर्स। बराबर, नाब वेंचर से वो नाबार्ड की सब्सिडी ये फंड को मैनेज करेगी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि एग्री श्योर को कौन मैनेज कर रहा है? तो नाब वेंचर्स कर रहा है। क्या एम है इस फंड का? इट सपोर्ट स्केलेबल एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस अक्रॉस एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। ठीक है, ये चीज़ होगी एग्री श्योर। तो अगर एग्जाम में आपको पूछे या फिर इंटरव्यू में पूछे कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बूस्ट देने के लिए कौन सा फंड क्रिएट किया गया है, तो उसका नाम है एग्री श्योर, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये देखिए, एस फॉर स्टार्टअप, यू फॉर स्टार्टअप का अप, आर फॉर रूरल, ई फॉर एंटरप्राइजेस, इसीलिए उसको बोला श्योर। ओके, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। उसके बाद 6th वाला ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस देख ले, जिसका नाम है CGS NPF, मतलब क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। पहले तो देख लेते हैं कि ये नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट क्या होता है। समझ लीजिए कि मैं फार्मर हूँ, मेरे यहाँ पे अगर 5 एकड़ खेती है, उसमें मैं पैडी उगाता हूँ। समझ लीजिए कि मेरे को 100 टन के आसपास पैडी हो गई है, लेकिन अभी मैं इसको मार्केट में बेचना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे कहीं तो भी रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे घर में जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ पे रखूँगा? तो वेयर हाउस में रखूँगा। तो वेयर हाउस में मैं 100 टन का अनाज लेके जाऊँगा और वहाँ पे रखूँगा। वो मुझे क्या देगा? रिसीट देगा, रसीद। इसको बोलते हैं वेयर हाउस रिसीट। ठीक है, अभी इसको नाम दिया है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। मतलब क्या? इस रिसीट को मैं कहीं पे भी लेके जाके नेगोशिएट कर सकता हूँ कि यार देखो, मेरा ये वाला गोदाम में या फिर गोडाउन में इतना इतना माल पड़ा है, आप कितने में लेने के लिए रेडी हो? अगर वो बोलेगा कि मैं इतने रुपए में लेने के लिए रेडी हूँ, तो वो दूसरे से भी बार्गेन कर सकता है कि यार ये उतना दे रहा है, तुम मुझे कितना दे रहे हो करके। इसीलिए उसको बोला है नेगोशिएबल। अभी इसका एक एडवांटेज भी है कि यही रिसिट लेके मैं बैंक में भी जा सकता हूँ। बैंक को तो पता है कि इसका ऑलरेडी इतना अनाज ये वाला गोडाउन में है, तो वो उसके ऊपर मुझे लोन भी देगा। समझ लीजिए कि मेरा अगर टोटल अनाज नियर अबाउट 3 लाख का पड़ा है गोडाउन में, तो मुझे नियर अबाउट 2.5 लाख के आसपास लोन दे सकता है। ओके, सो ये होती है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट। अभी इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है। क्रेडिट गारंटी मतलब क्या होता है? समझ लीजिए मैं बैंक में जा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 3 लाख का सामान पड़ा है। बैंक वाले आएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे ना कि असली में 3 लाख का पड़ा है नहीं पड़ा है करके, और वो मुझे 2.5 लाख का लोन देंगे। लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो अनाज, वो तो इंश्योरेंस निकालेंगे, अनाज में आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए सप्लाई डिमांड के चलते जो 3 लाख का माल था अभी वो 2 लाख में बेचेगा, तो वो तो बैंक का नुकसान हो गया ना। तो बैंक का नुकसान भरपाई कौन करेगा? उनने जो क्रेडिट दिया था उनकी गारंटी कौन लेगा? तो यही स्कीम है वो, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ई नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। ओके, ये प्लेज वाली क्या आइडिया होती है? जब FD को हम कोलैटरल रखते हैं या फिर किसी रिसिट को कोलैटरल रखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेज करना। ठीक है, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, लियन, ये चीज़ें फाइनेंस में आप जब आओगे आपको समझ आ जाएगी। पढ़ लेते हैं। विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस डिस्ट्रेस सेल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च क्रेडिट गारंटी स्कीम for electronic negotiable warehouse receipt based pledge financing, providing 1000 crore corpus to support post harvest financing for the farmers। देखिए कितना है पैसा हमारे पास ये क्रेडिट गारंटी फंड, तो 1000 करोड़ का है। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आ जाएगा 1000 करोड़ कॉर्पस
टू सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर द फार्मर्स। पोस्ट हार्वेस्ट बराबर है, क्योंकि हार्वेस्टिंग तो हो गया ना, अब इसीलिए तो मैंने गोडाउन में माल रखा है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए। अंडर द स्कीम फार्मर्स कैन एक्सेस क्रेडिट बाय प्लेजिंग देयर प्रोड्यूस स्टोर्ड इन वड्रा, मतलब वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी अ क्रेडिट वेयर हाउस, मतलब कौन से वेयर हाउसेस जो WDRA के वजह से सर्टिफाई होंगे, बैक बाय ENWR, मतलब इसके हेल्प से मैं लोन अवेल कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी चेंजेस इन द फार्म सेक्टर, आप लिख लीजिए, तो ये सबको मेंशन करना है आपको। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, उसके बाद मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ड्रोन दीदी प्रोग्राम, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसके बाद एग्रीश्योर फंड, उसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। ठीक है, इसके ऊपर चांसेस है क्वेश्चन आने के, आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये तो हमने पढ़ लिया था MS क्या है। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे बॉक्स। ये क्या बोल रहा है, इट हाईलाइट्स द मेजर्स अनाउंस्ड इन बजट 2026 फॉर एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी। तो ये डिस्क्रिप्टिव में आपको आ सकता है। समझ लीजिए, अगर आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मेजर्स अनाउंस्ड इन यूनियन बजट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आपको ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। ठीक है, कि ये मेजर्स वहाँ पे अनाउंस किए गए थे। मैं आपको एक बजट वाला वीडियो भी लूँगा, बाद में लूँगा वो, लेकिन ठीक है, उसमें हम थोड़ा डिटेल में ही जानेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में अगर पूछ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में, तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली एनुअल रिपोर्ट से मिल रही है। कौन सा मेजर लिया गया था, तो पहला है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, धन धान्य कृषि योजना भी नाम में ही दिख रहा है कि धन धान्य की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये योजना लॉन्च करी गई है। ठीक है, ये कोई डिफरेंट योजना नहीं है, इसको पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है ये कि थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, जैसे PM किसान योजना हो गया, PM किसान संपदा योजना हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी, ऐसी 36 टाइप की स्कीम को कन्वर्ज करेंगे अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज। और क्या करेंगे, दिस प्रोग्राम विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 100 जिलों को कवर किया जाएगा। लेकिन कौन से जिले, जिनमें प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम है मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 1 हेक्टर फार्म है, उसमें नॉर्मली अगर 5 टन्स वीट ग्रो हो रहा है, लेकिन ये जिले में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टन ग्रो हो रहा है या फिर 1 ही टन ग्रो हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी कम है, वो जिले को टारगेट करेंगे। ऐसे 100 जिले गए। उसके साथ साथ जहाँ पे क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है, ओके, या फिर बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स है, मतलब ये जिले के लोग हैं ना, उनके लिए रूरल क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, वहाँ पे RRB कोऑपरेटिव ऐसी वाली बैंक सुविधा है नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 100 जिलों को वो टारगेट करेंगे। और क्या करेंगे, इट एम्स टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है तो उसको एनहांस किया जाएगा। क्रॉप इंटेंसिटी कम है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ साथ इट विल ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एज वेल एज ब्लॉक लेवल, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद अगर जो कुछ माल रहेगा उसको गोडाउन तो चाहिए रखने के लिए, तो पंचायत लेवल ब्लॉक लेवल में ये चीज़ करी जाएंगी। अगर पेरिशेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अनियन हो गया, टमाटो, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी लगेंगी, बराबर, वो वाली चीज़ें। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट अच्छा नहीं मिल रहा होगा, और इनपुट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पानी होता है। इसका मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो इंप्रूव करेंगे। उसके साथ साथ पैसा, मतलब लोन, क्रेडिट। अभी क्रेडिट 2 भी तरह का होगा, शॉर्ट टर्म भी दिया जाएगा और लॉन्ग टर्म भी दिया जाएगा, बराबर। सो दिस प्रोग्राम इज लाइकली टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर्स। तो मेरे हिसाब से आप इसको रट लीजिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को, क्योंकि आई थिंक देयर आर हाई चांसेस कि आपको स्कीम्स में वो क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में या फिर वो डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है कि आप इस स्कीम के बारे में बताइए, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या टारगेट्स है, क्या एम्स है, वगैरह वगैरह। तो हम ये नीचे देखते हैं। ओके, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना DDKY, देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हाई चांसेस मैंने लिखा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आने ही चाहिए करके, ओके, नहीं तो आप ही मुझे बाद में मारोगे। सो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इट वॉज अनाउंस्ड ऑन बजट, इट वॉज अनाउंस्ड इन बजट 1 फरवरी 2025। तो कब अनाउंस किया गया था, 1 फरवरी 2025 को। इट वाज इंस्पायर्ड बाय ADP मतलब क्या होता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो नीति आयोग का इनिशिएटिव है, बराबर। इसमें पहले 100 जिले थे, इसको बढ़ा के 112 किया, उसके बाद 117 किया। तो कुछ देख लेना इसके डेवलपमेंट, यहाँ पे देखना 3C अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, 3C बराबर, कोलैबोरेशन वगैरह जो कुछ चीज़ है ये भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये लॉन्च करा है, बराबर। क्यों ये भी तो 100 डिस्ट्रिक्ट में फोकस कर रहा है ना, इसलिए ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज था, इसलिए। इट वॉज अप्रूव बाय कैबिनेट ऑन 16 जुलाई 2025। ये क्वेश्चन में मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि 16 जुलाई 2025 को कैबिनेट ने इसको सम्मति दे दी। टारगेट क्या है, तो 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट को वो कवर करना है। कौन से जिले, जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे व्हीट यील्ड लेस देन 35 टन्स पर हेक्टर है, मतलब नॉर्मल 1 हेक्टर में 3.5 टन्स व्हीट ग्रो होने चाहिए। अगर सब चीज़ें सही है तो उससे ज़्यादा होता है एक्चुअली, लेकिन जिस जिले में ये रेशियो कम है उसको कवर करेंगे। उसके बाद
जिस जिले में मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, जैसे कि बिलो 155%, दैट इज़ फीवर देन 1.55 क्रॉप साइकिल पर ईयर। समझ लीजिए, हमको पता है ना, रबी होता है, खरीफ होता है, उसके बाद एक जायद क्रॉप भी होता है, मतलब एक साल में नियर अबाउट 3 क्रॉप्स लिए जाता है, बराबर। तो उसका 300% हो जाएगा। लेकिन ऐसे जिले में 155% भी नहीं ले रहे हैं, तो ये दिक्कत है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एटलीस्ट रबी और खरीफ में तो लिया ही जाता है, मतलब एक साल में 2 साइकिल तो चलते ही है, ठीक है। लेकिन जिस जिले में 1.55 साइकिल भी नहीं चलते होंगे, उससे नीचे चलते होंगे, तो इसका मतलब है कि वो जिले कम प्रोडक्टिव है, उसमें क्रॉप इंटेंसिटी कम है। तो ये ऐसे जिलों को टारगेट करना है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 3.5 याद रखिएगा और उसके बाद 1.55 क्रॉप साइकिल भी याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉप साइकिल के बारे में आपको बता दिया मैंने कि एक साल में मिनिमम 3 क्रॉप लिए जाते हैं, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न और जायद वाला समर वाला सीज़न जो होता है उसमें। अगर 3 नहीं पॉसिबल है तो मिनिमम रबी और खरीफ में क्रॉप लिए ही जाता है। मतलब जो क्रॉप साइकिल है वो बेसिकली 2 रहता ही है। तो ये तो 1.55 उससे नीचे की बात करना है, ओके। तो ऐसे 100 जिलों को टारगेट किया जाएगा। अभी इसके लिए देखिए ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग स्कीम्स को कन्वर्ज कर रहा है, बराबर। तो अलग अलग स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो भैया एनुअल बजट कितना है, मतलब एनुअल मतलब एक साल के लिए 24,000 करोड़ का बजट यहाँ पे है। टेन्योर कितना है, 6 साल के लिए स्कीम चलने वाली है, मतलब 6 साल में 100 जिलों को हमको हाई प्रोडक्टिविटी जिले बनाने हैं। तो कैसे, कब तक, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक साल के लिए था बजट, तो टोटल बजट कितना हो जाएगा, 24,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब 1.44 लाख करोड़। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब चीज़ें मैंने जहाँ पे पॉइंट आउट किया ना, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो 1.44 लाख करोड़, ऐसे 6 साल में वी हैव टू सपोर्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। दैट इज़ 86% ऑफ द इंडियाज़ फार्मिंग पॉपुलेशन है बेसिकली वो। तो 1.44 लाख करोड़ है, उसमें कैसे पैसा यूज़ होगा, तो 40% पैसा सब्सिडी के लिए वो खर्च करेंगे, 30% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो वाली चीज़ें, साइलोज बनाने हो गए, गोडाउन बनाने हो गए, ये वाली चीज़ें। 20% जो खर्चा है वो लोन देने के लिए किया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, सब्सिडी देना होगा यहाँ पे। और 10% का जो खर्चा है वो ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग वाला सपोर्ट होता है उसको देने के लिए। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1.44 लाख, इसको याद कैसे रखना है, 144 किसका स्क्वायर है भाई, ठीक है, 12 का स्क्वायर है ना। तो ऐसे कुछ याद रखिएगा जुगाड़ करके, यही 12 का मल्टीप्लाई करके 2 करिएगा, क्या आपको मिलेगा 24 मिलेगा, तो 24,000 करोड़। यही 12 का डिवाइड करिएगा 2 से, आपको मिलेगा 6 साल, ठीक है। सो सब चीज़ें 12 से कनेक्टेड है, ओके। दीनदयाल सॉरी ये क्या है, धन धान्य कृषि योजना है, मैं दीनदयाल भी ऊपर चला गया, सॉरी। सो धन धान्य कृषि योजना DD है, याद रखना 12 का नंबर याद रखना है हमें ट्रिक के लिए, ओके। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमको क्या मिलेगा 24 मतलब 24,000 करोड़ एक साल के लिए, बराबर। 12 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका मतलब 6 साल के लिए टेन्योर, एक साल के लिए 24,000 करोड़, तो 6 साल के लिए कितना, तो 1.44 लाख करोड़। ये किसका स्क्वायर है, 12 का ही स्क्वायर है नियर अबाउट, ओके। अभी इसमें से भी 40% कहाँ पे खर्चा होगा, सब्सिडी में होगा, 30% कहाँ पे होगा, इंफ्रा में होगा, 20% लोन्स देने में होगा इंटरेस्ट सबवेंशन वाली, और 10% ट्रेनिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट में खर्चा होगा, ओके। ये भी डिटेल में जा सकता है। सो कंसोलिडेशन ऑफ 36 एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज यहाँ पे की जाएगी। मतलब ये कुछ नई स्कीम नहीं है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसको ही कंसोलिडेट या फिर कन्वर्ज करेंगे, और वो जो 100 जिले हैं ना वहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए तो वो पैसा है। तो क्या ऑब्जेक्टिव हमको हासिल होंगे, पहला कि इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बाय 20 to 30%, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, थ्रू क्वालिटी इनपुट एंड टेक्नोलॉजी, ओके। ये आपको रटना है, अगर डिस्क्रिप्टिव में आया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो 20 to 30% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। उसके बाद रिड्यूस रिलायंस ऑन मानसून विद एडवांस इरिगेशन सिस्टम, जैसे ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन होगा, ठीक है। इरिगेशन में कौन से, ड्रिप और स्प्रिंकलर, ये वाली इरिगेशन सिस्टम उनको डेवलप करना है। तो मानसून के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मानसून के ऊपर रिलायंस वही तो, ये तो 4 साल रहेगा ना सिर्फ, 4 महीने रहेगा एक साल में, तो फिर एक ही साइकिल वो क्रिएट करेंगे 12 महीने में, तो फिर तो साइकिल तो कम हो जाएगा ना, आपको तो 2 टाइम करना है, इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस टू अंडर 5%। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हार्वेस्ट होने के बाद जो कुछ अनाज हो जाएगा, अगर वो बाहर स्टोर करेंगे तो मानसून के चलते या फिर कोई भी बारिश आ गई तो उसकी वजह से वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाएगा ना। तो ये लॉस है ना कम करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, गोडाउन्स या फिर साइलोस क्रिएट करेंगे, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर,
ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो 5% से कम हो जाए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है आपको नंबर, क्योंकि यही चीज़ें आपको लिखोगे तब याद रखिए। देखिए ना, 15 मार्क के लिए नाबार्ड ने क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताओ। तो अगर डेटा फैक्ट्स ही याद नहीं रहेंगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो 5%। उसके बाद ऑफर लोन्स एंड डायरेक्ट मार्केट एक्सेस टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2030। ये पहले 2022 तक डबल करना था फार्मर इनकम की, बराबर, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको बहाना दे दिया कि कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से पॉसिबल नहीं था, जो कि थोड़े बहुत बराबर भी है, लेकिन सीधा 2022 से लेकर 2030 ही कर दिया उन्होंने। तो उसके लिए क्या करेगा, लोन देना पड़ेगा और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस भी देना पड़ेगा, बराबर, ई नाम जैसी वाली चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वगैरह है ना, उसका एक्सेस। उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग। और बाकी देखिए अभी 36 स्कीम्स है, तो उनके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, जैसे कि रूरल यूथ को प्रमोट करना, वीमेन फार्मर्स को भाई हेल्प करना वगैरह वगैरह, ये वाली भी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर रहेगा, तो 3 लेवल पर रहेगा, नेशनल लेवल ओवरसाइट बॉडीज़, स्टेट लेवल स्टीयरिंग ग्रुप्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट DDKY समिति, धन धान्य कृषि योजना समिति रहेगी। तो याद रखना है क्या, मैंने जो डेटा बताया वो पूरा कि 16 जुलाई 2025 को अप्रूव हुआ है। 12 का नंबर याद रखना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 24,000 करोड़ डिवाइड बाय 6 मतलब 6 साल के लिए है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 1.44 लाख करोड़, जो 12 का स्क्वायर ही है, नियर अबाउट 1.44 है। फिर भी ऐसे करके 86% स्मॉल मार्जिन फार्मर्स को मदद करेंगे। उसमें से 40% पैसा सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा, 30% इंफ्रा के लिए, 20% लोन के लिए, 10% ट्रेनिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स है 36 उसको कन्वर्ट करेंगे, जो 11 मिनिस्ट्री में फैली हुई है। क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कितनी, 20 से लेकर 30% तक। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करना है, कितना, 5% से कम। फार्मर्स की इनकम डबल करना है, कब तक, 2030 तक। उसके साथ साथ ये लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज़ हो गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो ये 6 ईयर का मिशन रहेगा, जिसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। किसके लिए फोकस करेगा, ये तूर, उड़द और मसूर। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ईयर का मिशन है, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है किसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये तूर, उड़द और मसूर दाल के ऊपर फोकस कर रहा है, ये याद रखना तुम। ओके, तूर, उड़द, मसूर। उसके बाद ये वाला भी एक मेजर लिया था, कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। उसके बाद नेशनल मिशन और हाई यील्डिंग सीड्स के ऊपर, क्योंकि मैंने बोला था ना कि हमको क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए। प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, इनपुट्स के ऊपर, कैसा सीड्स है, कैसा पेस्टिसाइड्स है, कैसा फर्टिलाइजर है, कैसी ज़मीन है, कैसी सॉइल फर्टिलिटी है वगैरह। तो हाई यील्डिंग वैरायटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। उसके बाद कॉटन प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी ये फोकस कर रहा है मिशन। ये कितने साल का रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा। अभी मुझे बताइए कॉटन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था ताकि वो MSP में बेच सके करके, ठीक है, तो वो था कपास किसान एप्लीकेशन। तो कपास किसान एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस, इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि उसने बोला था कि रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस बजट में लॉन्च किया गया था। ये किसके ऊपर फोकस करता है, ऑप्शन में था ना रूरल यूथ, रूरल वीमेन वगैरह वगैरह, तो उसका आंसर ऑल था। सो एक रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। किसके लिए, टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू स्किल देना, उनको इन्वेस्ट करना टेक्नोलॉजी या फिर इनविगरेटिंग रूरल इकोनॉमी। उसके बाद ग्रामीण क्रेडिट स्कोर भी डेवलप किया जाएगा, जैसे सिविल स्कोर होता है, बराबर, उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो उसी तरीके से ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को भी लॉन्च किया जाएगा। क्रेडिट नीड फॉर मेंबर्स ऑफ SHGs एंड पीपल इन द रूरल एरियाज। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा स्कोर के बारे में बात करें, तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर रहेगा वो। उसके बाद फिशरी को डेवलप किया जाएगा इन इंडियाज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, वही वो 12 नॉटिकल माइल्स वाले पैरामीटर वगैरह, वो ज्योग्राफिकल वाला इशू है। उसके बाद जल जीवन मिशन के बारे में ये बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि अब तक हमने 80% इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन कवर की है, हमको करना है 100%। तो ये कब तक होगा पॉसिबल, 2028 तक। इसीलिए जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। जल जीवन मिशन मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, जब कभी हम स्कीम्स पढ़ेंगे या फिर आप भी होमवर्क कर लीजिएगा, क्योंकि जल जीवन मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो 100% कवरेज को अचीव करने के लिए ये स्कीम को भी एक्सटेंड किया गया 2028 तक, और उसका आउटले भी बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद है जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म्स। सो सेकंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म्स, ठीक है, विल बी सेटअप फॉर अ फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में जब भी ऐसे आएगा, डिस्ट्रिक्ट में कुछ आएगा, तो आप ये चीज़ें डाल सकते हो कि बजट में ये भी कदम लिया गया है, जीन बैंक्स फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म्स। तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेजर्स अनाउंस इन बजट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। तो ये 10 वाली चीज़ें ठोक देना,
ठीक है। इसको बार बार रिवाइज करो, रट लो, उसको प्रैक्टिस भी कर लो, आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तभी चीज़ें याद रहेगी। अभी बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। देखिए मैंने एक्चुअल नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट ली है, उसमें से कई पेजेस मैंने हटा दिए हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतने। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन हमने आज के लेक्चर में सिर्फ पहला चैप्टर ही कवर कर लिया है। तो जब मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएंगे तभी मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, क्योंकि आप देखोगे ना तो अभी ये बहुत बड़ी पीडीएफ है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स को मैंने शॉर्टलिस्ट अच्छे से किया नहीं है। तो जब वो पूरा हमारा रिपोर्ट पढ़ने के बाद हो जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दूंगा। ओके सो, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमारा चैनल है ग्रेड ए अनकट यूट्यूब पे। जो कुछ पहली बार देख रहा है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और यही नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसके पीडीएफ या फिर इसके पहले लेक्चर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एक और बात, ये वीडियोस को जो कुछ व्यूज़ मिल रहे हैं मुझे उतने लाइक्स दिख नहीं रहे हैं, तो यार प्लीज़ इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, तो एटलीस्ट एफर्ट्स के लिए भी एटलीस्ट आप लाइक करिए। और अगर कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट भी करिएगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस भी है, क्वेरीज भी है आपकी, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको वैसे वैसे टाइम के अकॉर्डिंग रिप्लाई दे दिया करूँगा। तो ये हो गया चैप्टर 1। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो किसके ऊपर फोकस है, देखिए रूरल एमएसएमई सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर एसी भी आ सकता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी आ सकता है। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।